हेलो फ्रेंड्स, आज तक की क्लास में हमने देखा था लोकसभा और राज्यसभा का ओवरव्यू हमने लिया था। तो जब हम आपको लोकसभा और राज्यसभा का ओवरव्यू दे रहे थे तब एक चीज आपको समझ में आई होगी कि कोई भी जो बिल है वो कहां पास होती है। विधेयक जो है संसद में पास होता है और उसका प्रोसीजर क्या है, पहले किसी एक सदन में, मान लीजिए इस सदन का नाम क्या है, लोकसभा, फिर एक सदन में उसका नाम क्या है, राज्यसभा, और फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास किस चीज के लिए, एसेंट के लिए, यानी साइन होने के लिए। और उस आर्टिकल का क्या है 111 इसमें है प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उनके हस्ताक्षर के जो कुछ अधिकार हैं वो इस आर्टिकल में दिए हुए हैं। अब हमको ये समझना है कि कितने तरीके के विधेयक होते हैं। क्यों? क्योंकि हर तरीके के विधेयकों पे दोनों सदनों का अधिकार अलग है, राष्ट्रपति उस पे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं ये है। तो सबसे पहले हम समझेंगे साधारण विधेयक, जिसको इंग्लिश में ऑर्डिनरी बिल भी कहते हैं। जब आप ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं तो इसका नाम ही ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी बिल की अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो उसका एक ही मतलब होता है कि जो भी विधेयक संविधान संशोधन विधेयक ना हो, धन विधेयक ना हो और वित्तीय विधेयक ना हो, वो ऑर्डिनरी विधेयक कहलाता है। इसका मतलब है कि उसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है। जब ये तीन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी बिल हो जाएगा। अब जब ऑर्डिनरी बिल की बात आती है तो ऑर्डिनरी बिल में हमको ये समझना है कि इस पे इनके क्या अधिकार है, इनके क्या अधिकार है और राष्ट्रपति उस पे क्या करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम एक चार्ट बनाएंगे जिससे सारे विधेयकों का क्या हो जाएगा, समावेश हो जाएगा और हम यह समझ जाएंगे कि किस पे क्या अधिकार है, किन सदनों का। अब आपको समझ में आएगा ये भी कि लोकसभा कैसे यहां डेप्थ जाएगी और राज्यसभा भी हम यही बिल के अनुसार ही डेप्थ में पढ़ेंगे। अब आ जाइए लोकसभा पे। तो साधारण बिल की जब बात होती है, इन तीनों में नहीं है, तो साधारण बिल कहां पेश की जाएगी। पहला सवाल आता है कहां, ये आता है तो दोनों जगहों पे। कहां पे, दोनों जगहों पे, कहीं पे भी, आइदर ऑफ द हाउस। या तो आप पहले यहां भी हो सकती है और पहले यहां भी हो सकती है। यानी साधारण बिल में कहां बिल पेश होगा, इस पे राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां क्या हुई, बराबर हुई। ठीक, अब दोनों सदनों से पास होगा। मैंने 1000 बार कहा है कि पास होने का मतलब यह है कि किसी ना किसी बहुमत से क्या किया जाएगा, इसको पास कराया जाएगा। और वो बहुमत क्या होगा, साधारण बिल का बहुमत भी साधारण होगा, सिंपल मेजॉरिटी से। किससे, सिंपल मेजॉरिटी से। और जब मैंने पहली क्लास ली थी तो आपको बताया था सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग किसी भी सदन के। अब मान लीजिए लोकसभा है तो यहां हाफ 543 के, अगर 543 प्रेजेंट है तो, अगर 540 है तो 540 के। वही चीज आ जाएगी आपकी राज्यसभा में। अब बात आते हैं कि प्रेसिडेंट इसके साथ क्या करेंगे, क्या वो साइन करेंगे, तो जी हां, साइन कर सकते हैं। अब साइन में भी प्रेसिडेंट को 4 चीजें हैं। क्या, एक कि पहले हस्ताक्षर कर दें कि नहीं ये बिल पास हो गया। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें, पुनर्विचार के लिए भेज दें कि इस पे विचार करिए, एक बार देखिए क्या आपने सही बनाया है, ये भी हो सकता है। या इस पे पॉकेट वीटो लगा दें या एब्सोल्यूट वीटो लगा दें। देखिए जब भी एब्सोल्यूट वीटो की बात आएगी वो हर एक बिल पे लगा सकते हैं। इवन की मनी बिल पे भी, धन विधेयक पे भी एब्सोल्यूट वीटो लगता है, लेकिन उसकी सिर्फ एक कंडीशन है और वो होती है कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड मैंने बताया है पीएम होंगे, वो दे सलाह कि सर ये वीटो लगाइए। एब्सोल्यूट वीटो प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं लगाते हैं। और जब मनी बिल की बात आती है तो यही सरकार ही तो मनी बिल पे पेश कराती है, तो वो एब्सोल्यूट वीटो की बात कभी करती नहीं। ये कन्वेंशन है, अभी तक ये सिर्फ जो है एक ट्रेडिशन है, एक कन्वेंशन है कि मनी बिल पे राष्ट्रपति साइन करते हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि वो उस पे एब्सोल्यूट वीटो नहीं लगा सकते। इस बात को आप समझ जाइए। तो इसके बाद हमको यह समझ में आया कि साधारण बिल में सब कुछ साधारण तरीके से चल रहा है। दूसरी बात यह है, एक क्वेश्चन पूछता है, क्या साधारण बिल में राष्ट्रपति का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है, मतलब पहले ही हम उनसे अनुमति ले लें कि सर हम ये बिल पास करने जा रहे हैं और आप अनुमति दे दीजिए। तो जब एक बार मैंने अनुमति दे दी तो फिर मैं बाध्य हो जाऊंगा किस चीज के लिए, हस्ताक्षर के लिए। और वैसा होता है साधारण बिल के आर्टिकल 3 में।
आर्टिकल 3 मैंने आपको क्या बताया था, एडमिशंस ऑफ स्टेट। जब आप भारत संघ के अंदर किसी भी राज्यों को तोड़कर मड़ोड़कर नए राज्य बनाना, उनके नाम बदलना, वो किसमें आते हैं, आर्टिकल 3 में आते हैं, और ये चीजें प्रायर रिकमेंडेशन से होती हैं। अब आ जाइए आप सबसे जरूरी वित्तीय विधेयक और धन विधेयक पे, उसके बाद हम संविधान संशोधन विधेयक पढ़ेंगे। वित्तीय विधेयक 117 आर्टिकल सीधे क्वेश्चन पूछता है, और धन विधेयक 110। अब समझने वाली बात यह है कि धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में अंतर क्या है। एक सिंपल सा अंतर है, जब धन प्राइमरी होगा, प्राइमरी मतलब प्रमुख, पहले पैसे की बात होगी, काम की बात बाद में, तो वो आ जाएगा धन विधेयक में। और जब काम की बात पहले होगी और पैसे की बात बाद में, तो वो आ जाएगा वित्तीय विधेयक में। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको एक स्कूल बनाना है, तो आप स्कूल बनाने की शिक्षा के लिए आप क्या चाहते हैं, बजट एलोकेट हो। लेकिन क्या शिक्षा में स्कूल नहीं आएगा, प्लेग्राउंड नहीं आएगा, बच्चों के लिए झूले, उनकी बुक्स, ये सारी चीजें, तो उसमें मनी इन्वॉल्व होगा, तो वो कहां आ जाएगा, वित्तीय विधेयक में। और सिंपल से पूछता है, डिफाइन नहीं किया हुआ है, ये हम समझने के लिए बता रहे हैं। तो आपको वित्तीय विधेयक पूछे तो सीधे बताना है कि जो भी चीज आर्टिकल 117 के तहत आएगी वो वित्तीय विधेयक कहलाएगी, और जो 110 के तहत आएगी वो क्या कहलाएगी, धन विधेयक कहलाएगी। अब समझने वाली बात यह है कि जब धन विधेयक पे कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, धन विधेयक। जब धन विधेयक हम पढ़ रहे हैं तो पहली चीज हमको ये क्या करना है कि मनी बिल, आर्टिकल 110। अब ये कहां जाएगी, लोकसभा या राज्यसभा में, तो कहां, तो सिर्फ लोकसभा में। इसको इनिशिएट कहां किया जाएगा, सिर्फ लोकसभा में। और लोकसभा से ये पास होके जाएगी किस बहुमत से, साधारण बहुमत से, ठीक है। और कहां जाएगी फिर ये, राज्यसभा। और राज्यसभा जाएगी तो राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर इसको पास करना है। मान लीजिए कि राज्यसभा में मैक्सिमम बूढ़े लोग ही हैं, तो कहे नहीं भाई बहुत नींद आ रही है, 14 दिन में नहीं पास करेंगे, आप मन नहीं है, तो ये पास करें या ना करें, 14 दिन में ये पास मानी जाएगी। तो किसके पास इसका विशेषाधिकार है, मनी बिल का, लोकसभा के पास विशेषाधिकार है मनी बिल का। जब आप ये समझते हैं कि लोकसभा के पास मनी बिल का विशेषाधिकार है, इसका मतलब है कि राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं है। सीधी सी बात है, एक शब्दों में कोई अधिकार नहीं है। ये यहां अमेंडमेंट का सुझाव दे सकते हैं कि आप मनी बिल में ये बदल दीजिए, लेकिन ये लोकसभा के ऊपर है कि वो सुझाव को माने या ना माने। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या सुझाव राज्यसभा दे सकती है, हाँ एकदम दे सकती है, लेकिन क्या लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य है, नहीं। अगर मान लीजिए यहां पे ये कहते हैं कि 14 दिन के अंदर ये विशेष बहुमत से खारिज कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई हम राज्यसभा हैं, हम इस विधेयक को खारिज करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, आपको कोई मतलब नहीं, आप खारिज करिए, आप इसको अपनाइए, पास करिए या कुछ मत करिए, जो भी करेगी लोकसभा करेगी। और जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट क्या होंगे, बाउंड होंगे इस पे साइन करने के लिए। और ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, ये कन्वेंशन है, ठीक। इस बात को आप समझ जाइए। अब एक चीज पढ़ने वाली बात यही है कि मनी बिल को मनी बिल बताएगा कौन, मनी बिल को मनी बिल बताते हैं लोकसभा के स्पीकर। कौन सा बिल मनी बिल कहलाएगा इसका डिसाइड कौन करेगा, लोकसभा के स्पीकर करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और फ्रिक्वेंटली आगे भी पूछने की चांसेस होते हैं। जब आपको एक चीज यह समझ में आई होगी कि मनी बिल पे सारा अधिकार किसका है, लोकसभा का है। अब ये चीज है वित्तीय विधेयक पे आइए आप। जब आप वित्तीय विधेयक पे आते हैं तो आपको एक चीज यह समझ में आएगा, फाइनेंस बिल पे आते हैं आप, फाइनेंशियल बिल पे, ये सेम टू सेम ऑर्डिनरी बिल जैसा है, कोई चेंज नहीं है। इसको मतलब यह है कि हमको कुछ भी याद नहीं करना है। फाइनेंस बिल का क्या याद करना है, सिर्फ आर्टिकल 117 याद करना है। जब आपको आर्टिकल 117 याद करना है तो आप बस इतना याद रखिए कि फाइनेंस बिल का क्या मतलब, आर्टिकल 117। अब प्रोसीजर पूछे ये कहां लाया जा सकता है, तो साधारण बिल कहां था, दोनों जगह। कैसे पास करेंगे, तो साधारण बिल कैसे था, सिंपल मेजॉरिटी से। राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं,
वो सारी चीजें कर सकते हैं जो वो साधारण बिल के साथ करते थे। रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, साइन दे सकते हैं, पॉकेट वीटो लगा सकते हैं, एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हैं। देखिए रिकंसिडरेशन पुनर्विचार को जो है दूसरी भाषा में सस्पेंसिव वीटो भी कहते हैं, कि कुछ देर के लिए सस्पेंड कर दिए, भाई टाल दिए बात को ना, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, रिकंसिडरेशन की ही बात है सस्पेंसिव वीटो। ठीक, अब आ गया संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन हमने पढ़ा था कि पार्ट 20 में है, आर्टिकल 368 में है। अगर संविधान में कोई संशोधन है तो वो कहां पास होगा? संविधान संशोधन अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात आप कर रहे हैं जब, तो पहली बात कि कहां आएगा? दोनों सदनों में कहीं भी आ सकता है। ठीक, और किससे पास कराएंगे? तो हमने वो भी बताया था कि संविधान संशोधन की जब बात आती है तो वो स्पेशल मेजॉरिटी हो जाता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्या अब बताइए राष्ट्रपति इस पे क्या करेंगे? राष्ट्रपति इस पे या तो साइन करेंगे, बाध्य हैं, और नहीं तो इस पे एब्सोल्यूट वीटो लगाएंगे। और एब्सोल्यूट वीटो कब लगाएंगे आपको पता है? जब प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उनसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहे कि सर एब्सोल्यूट वीटो लगाइए, तभी वो लगाएंगे। अब हमको ये चीज समझना है कि 2-4 टर्म्स आए हैं जिनको आप लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। तो पिछली बार हमने लोकसभा का ओवरव्यू दिया था, अब लोकसभा को हम क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। लोकसभा, उस दिन हम बात किए थे कि अभी कितने लोग हैं? 543, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 550। ये बात हुई थी हमारी। अब इसमें एक चीज ये समझिए कि इसका इलेक्शन कैसे होता है। आप सांसद चुनते हैं, आपके यहां भी कोई सांसद होंगे, आप कहीं भी हो सकते हैं, तमिलनाडु में हो सकते हैं, उड़ीसा में हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं। तो आप क्या चुनते हैं? एक एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सांसद। तो आप चुनते हैं, तो वो कैसा इलेक्शन हुआ? डायरेक्ट, प्रत्यक्ष हुआ भाई। तो लोकसभा के एमपी का इलेक्शन कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। और यहां चुन के कितने लोग आए? 543, तो 543 सीट हम यहां बना दिए। जब 543 सीट हम बना दिए तो हमको एक चीज ये समझ में आई कि इसको संचालन के लिए भी कोई चाहिए। तो संचालन के लिए हमने बनाया स्पीकर का पोस्ट, और हमने देखा है कि जरूरी नहीं है कि स्पीकर रोज रोज तबीयत सही रहे या ना आ पाए किसी रोज। जैसे ओम बिरला सर हैं अभी, वो कहां से आते हैं? कोटा से आते हैं। मान लीजिए कोटा में जाम हो गया, नहीं पहुंच पाए, तो क्या उनकी वजह से सदन नहीं चलेगा? तो उसके लिए हम एक क्या चुनते हैं? डिप्टी स्पीकर। अब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के जो दोनों पद हैं वही लोग चुने जाएंगे जो लोकसभा के क्या होंगे? मेंबर होंगे। जो लोकसभा के सदस्य होंगे वही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाएंगे। अब बात ये आई कि इसमें से आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तो चुन लिए, लेकिन आपको सांसद पद की जो है ओथ कौन दिलाएगा? तो ओथ दिलाते हैं प्रोटम स्पीकर। अब ये प्रोटम स्पीकर कहां से आ गए? प्रोटम स्पीकर यहां से आ गए कि 543 लोग तो दोबारा चुन के आए हो, तिबारा चुन के आए हो, या कुछ लोग पहली बार आए हो, सब लोग तो नए हुए। तो नयों में बड़ा कौन होगा? तो फ्रांस में एक प्रथा है कि जो उस सदन का सबसे बड़ा आदमी होगा वो प्रोटम स्पीकर होगा। आप संविधान सभा याद करिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो पहले अस्थायी अध्यक्ष हुए। वो क्यों हुए? क्योंकि वो संविधान सभा में सबसे बड़े थे। ये फ्रांस की एक प्रथा है जो हम भी फॉलो करते हैं, और प्रोटम स्पीकर ही नए सांसदों को क्या कराते हैं? शपथ दिलाते हैं। जब शपथ हो गई, आप अपने में से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुन लिए, तो अब इनके कुछ काम होंगे। तो मैंने एक काम स्पीकर का क्या बताया था? मनी बिल का डिसाइड करना। दूसरी चीज ये हो सकती है कि स्पीकर जो है ये कहें कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं, तो ये इस्तीफा किसको देंगे? डिप्टी स्पीकर को। और डिप्टी स्पीकर किसको देंगे? इन्हीं को देंगे, यानी रेजिग्नेशन। ये क्या हो गया? वाइस वर्सा हो गया। अगर आपको मेंस में भी आंसर राइटिंग करना है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट एक दूसरे को देते हैं, आप ये फ्लो चार्ट बना दीजिए। बीच में लिख दीजिए रेजिग्नेशन, नीचे लिख दीजिए डिप्टी स्पीकर, ऊपर लिख दीजिए स्पीकर। देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको लाइन से, जो 2 लाइन है उससे छुटकारा भी मिल जाएगा लिखने से। तो एक चीज यहां समझे कि स्पीकर किसको देंगे? डिप्टी स्पीकर को। और डिप्टी स्पीकर किसको देंगे? स्पीकर को। जब ये बात
हो गई और आपस में ही चुन लिए गए, तो अब हमको ये बताइए कि स्पीकर क्या क्या कर सकता है। स्पीकर के कुछ अधिकार होंगे, तो स्पीकर क्या करते हैं, सदन को संचालित करते हैं, ये मैंने बताया। दूसरी चीज हम बताए थे जब लोकसभा स्टार्ट कर रहे थे कि लोकसभा को बुलाने का, विघटन का, ये सारा काम कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन उनको जो है कुछ देर के लिए सस्पेंशन का अधिकार किसके पास है, स्पीकर के पास है। किसके पास है, स्पीकर के पास है। और उसको क्या बोलते हैं संसद की भाषा में, एडजर्नमेंट कहते हैं ना, एडजर्न फॉर अ डे। अगर बात होती है समय सीमा दी जा रही है तो उसको कहते हैं एडजर्न। अगर समय सीमा नहीं दी गई है तो एडजर्न फॉर अ साइनाडाई। साइनाडाई कहते हैं समय सीमा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई एक बिल आया, XYZ जो भी ले लीजिए आप, और इसमें स्थिति यह है कि ये क्या है, साधारण बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, और इसमें हुआ कि हाफ आदमी ही वोट देंगे, हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होगा ना। तो एक स्थिति ये आई कि 50-50 हो गया। क्या हो गया, 50-50 वोट पड़ा। और जब 50-50 वोट पड़ा तो ये क्या बिल पास होगा, ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, डेडलॉक की। तो डेडलॉक की स्थिति में, टाई की स्थिति में वोट देने का अधिकार किसको है, स्पीकर को। अब बताइए डिप्टी स्पीकर को भी है, लेकिन अगर वो अध्यक्षता कर रहे हो तब। अगर यहां पे स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर बैठे हैं, तो उनको भी टाई के टाइम वोट देने का अधिकार है, लेकिन फर्स्ट इंस्टांस में नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई बिल है और पहली बार वोटिंग चल रही है अभी, और इसमें स्पीकर या डिप्टी स्पीकर वोट नहीं देंगे अगर वो अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको 50-51 नहीं कर सकते पहले ही। हाँ, बाद में अगर 50-50 है तो वो एक वोट चाहे जिधर चाहे वो दे सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है, इस पद की न्यूट्रलिटी बनाने के लिए कि वो किसी भी पक्ष में नहीं है, न इधर न उधर। अब एक चीज समझ में आया, तो आपको ये समझ में आया कि डेडलॉक की भी स्थिति हो सकती है। तो डेडलॉक एक जगह और भी तो हो सकता है, दोनों सदनों के बीच कोई ऐसा बिल आया, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, दहेज बिल पे डेडलॉक हुआ था, ठीक। तो लोकसभा और राज्यसभा ऐसा हुआ कि फंस गया मैटर, ऑर्डिनरी बिल है, मैटर फंस गया कि अरे यार समझ में नहीं आ रहा कैसे पास करें। तो उसके लिए क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। क्या बुलाई जाती है, ज्वाइंट सिटिंग। और ज्वाइंट सिटिंग जब बुलाई जाती है तो उसको बुलाते कौन है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं। लेकिन उनको प्रिसाइड कौन करेगा, संचालित कौन करेगा, तो संचालित करते हैं स्पीकर। और स्पीकर कहां के, लोकसभा के। वो बूफर वाला स्पीकर नहीं, लोकसभा के स्पीकर, बोलने वाले, ठीक। और दूसरा, अगर मान लीजिए स्पीकर का पेट खराब हो गया उस दिन, भाई पॉसिबल है रात को पार्टी में ज्यादा खा लिए, आपकी तरह पेट खराब हो गया, तो उनकी जगह पे कौन बैठेंगे, डिप्टी स्पीकर। अगर मान लीजिए कि डिप्टी स्पीकर भी, दोनों भाई स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोस्त थे और साथ में किसी होटल में खाए थे, दोनों के पेट खराब हैं, तो अब कौन आएंगे, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब यहां बताइए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्यों नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड नहीं करेंगे, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आएंगे। अगर आप में से बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि सर इनका भी तो पेट खराब हो सकता है, तो एकदम हो सकता है। अगर इनके बाद की बात आएगी तो लोकसभा में कोई एक सदस्य चुना जाएगा जो उस सदन को संचालित करेगा, जैसे आप प्रोटम स्पीकर चुनते हैं, ठीक। अब ये बात समझ में आपको आ गई। तो हमको एक चीज ये पढ़ना है कि ज्वाइंट सिटिंग में, ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो है 108 अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सिटिंग की बात की गई है। किसमें, तो अब हमको एक चीज समझ में आया कि हमको पढ़ना क्या है। अब नेक्स्ट चार्ट जो हम बनाएंगे बिल्स को रिलेटेड, उसमें पढ़ना क्या है कि उस बिल का मतलब क्या होता है। पहली चीज लिखी रहेगी उसमें मीनिंग। दूसरी चीज, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए या नहीं चाहिए, पहले राष्ट्रपति का अनुमति चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक। उस पे लोकसभा और राज्यसभा की क्या पावर होगी। दूसरी बात, वो कहां पेश किया जाएगा। तीसरी बात, राष्ट्रपति उस पे क्या क्या कर सकते हैं, मतलब करने का मतलब है कि कौन सा वीटो लगा सकते हैं या साइन देंगे। और तीसरी बात, चौथी बात, उनका आर्टिकल। तो आइए अब हम देखते हैं इसका चार्ट।
तो जैसा कि मैंने आपको क्लास में ही बताया था कि हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और इस फ्लो चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम के टाइम ये सबसे ज्यादा रिवीजन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ये कि आप क्विक रिवीजन कर लेंगे। तीसरी चीज ये कि सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी और क्वेश्चंस पूछते भी हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक, अब समझना यह है कि पहली चीज ये विधेयक दिए हुए साधारण, धन, वित्तीय और संविधान संशोधन। पहली लाइन में इसका मीनिंग क्या होगा? तो मीनिंग ये होगा साधारण विधेयक का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन तीनों को छोड़ के जितने भी बिल होंगे वो क्या कहलाएंगे? साधारण बिल। धन विधेयक 110, फाइनेंस 117 और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 368। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इसका इंट्रोडक्शन कहां होगा, मतलब किस सदन में पहले पेश किया जाएगा या किस सदन में बाद में? तो पहला किसी भी सदन में आप पेश कर सकते हैं, आइदर ऑफ द हाउस। लेकिन धन विधेयक के साथ सिर्फ लोकसभा में, वित्तीय विधेयक सिर्फ लोकसभा में, और वहीं संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में आप पेश कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह पूछता है कि किस मेजॉरिटी से आप पास करेंगे? तो सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे आप साधारण विधेयक को, मनी बिल को भी सिंपल से, और फाइनेंस बिल को भी सिंपल से, और लेकिन संविधान संशोधन को आप स्पेशल मेजॉरिटी से करेंगे दोनों सदनों में। अगर बात संघीय ढांचे की है तो आप हाफ ऑफ द स्टेट का भी क्या करेंगे? परमिशन लेंगे, और वो परमिशन कैसे देंगे? सिंपल मेजॉरिटी से। ये चीज हम आपको संविधान संशोधन में पहले ही पढ़ा चुके हैं और यहां चार्ट से भी ये चीज क्लियर हो गई। अब बात आती है प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की, कि आपने पहले ही अनुमति ले ली है। तो साधारण बिल में आर्टिकल 3 को छोड़ के आपको किसी में पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। मनी बिल में पहले ही हम अनुमति ले लेते हैं, फाइनेंस बिल में पहले ही अनुमति ले लेते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में हम नहीं लेते हैं, ये बाद में जाता है उनके पास। तो हमको क्या समझ में आया? यहां से आर्टिकल 03 और मनी बिल और फाइनेंस बिल में प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। अब अगली बात, ये पावर क्या होगी लोकसभा और राज्यसभा की? तो साधारण बिल को लेके इसकी पावर बराबर रहेगी यहां पे। और यहां पे मैंने जब आपको अभी धन विधेयक पढ़ाया तो बताया क्या लोकसभा ही सब कुछ है। लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करेंगे कि वो धन विधेयक है या नहीं है। लोकसभा उसको भेजेगी पास करा के सिंपल मेजॉरिटी से, कहा राज्यसभा में, और राज्यसभा को 14 दिन का टाइम मिलेगा विथ रिकमेंडेशन या विदाउट रिकमेंडेशन उसको पास करना होगा, और जो रिकमेंडेशन आएगी वो लोकसभा पे बाध्य नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि लोकसभा इज ग्रेटर देन यहां पे राज्यसभा, और ये 14 दिन की राज्यसभा को क्या मिलती है? टाइम मिलता है। ठीक, अब ये बात यहां समझ में आ गई। वित्तीय विधेयक मैंने बताया था दो चीजों को छोड़ के वो सेम फॉलो करते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा यहां पे भी बराबर है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, संविधान संशोधन में, संविधान के संशोधन की बात आती है, 2/3 से पास कराना है, तो दोनों सदनों में, और दोनों सदनों का अधिकार क्या है? बराबर है। अब एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए डेडलॉक की स्थिति आ जाए, इन केस ऑफ डेडलॉक, जिसके लिए मैंने आपको ज्वाइंट सीटिंग बताया था, बिल जो है फंस जाए। अगर डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न होती है तो पहली बात ये समझिए कि किस स्थिति में उत्पन्न होगी? तो सिर्फ साधारण बिल में होगी। क्यों? और फाइनेंस बिल में, क्योंकि डेडलॉक में जब भी बिल पास होती है वो किससे होती है? सिंपल मेजॉरिटी से। आप अपनी कॉपी में जोड़ लीजिए। और साधारण बहुमत से जब होती है तो एक चीज यह समझने वाली बात है कि वहां संविधान संशोधन तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कभी भी संविधान संशोधन होगा वो कैसे होगा? विशेष बहुमत से होगा। तो अगर यहां डेडलॉक होता है तो वो संविधान संशोधन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो सिर्फ दो जगह हुआ, कहां कहां? एक साधारण बिल में, दूसरा फाइनेंस बिल में। और मनी बिल में क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि उसका एकाधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास है। एक चीज यहां क्लियर हो गई। अब बची क्या जो हमारे उसमें नहीं आया था, जो मैं मिटा के लिख रहा हूं, आप नीचे की लाइन में लिख लीजिएगा, वो है एसेंट। यहां पे मैं कर देता हूं एसेंट, राष्ट्रपति की अनुमति। राष्ट्रपति किस पे अपनी अनुमति देंगे और किस पे नहीं। तो पहले हम आते हैं धन विधेयक पे। तो राष्ट्रपति देखिए, यहां हमने पहले ही सर से पूछ लिया है कि सर बताइए बिल ले आए या नहीं ले आए। तो जब आप पहले अनुमति देंगे तो आपको क्या है? मजबूरी है, क्या करेंगे आप? साइन करेंगे। लेकिन एक सिचुएशन ये भी बनती है कि अनुमति तो आप पहले ले ली लेकिन सरकार बदल गई, तो दूसरा जो सीओएम आया, कहा सर इसको क्या करिए? खारिज करिए। तो साइन प्लस
एब्सोल्यूट वीटो। और एब्सोल्यूट वीटो के लिए हम क्या बताए हैं कि जब भी होगा सीओएम की सलाह पे होगा, ये राष्ट्रपति का डिस्क्रिशन नहीं है। और यही सेम चीज यहां भी, या तो संविधान संशोधन में वो क्या कर सकते हैं, साइन देंगे, और क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वीटो लगाएंगे। लेकिन फाइनेंस बिल में और साधारण बिल में सर के पास कई अधिकार हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो साइन कर दें, या तो पॉकेट वीटो लगा दें, या क्या करें, सस्पेंसिव वीटो लगा दें, मतलब दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज दें, और या तो क्या कर दें, आपका एब्सोल्यूट वीटो लगा दें। ये चारों अधिकार सर को मिलते हैं। इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ बिल का जो चैप्टर है, जो हमारे बिल से जितने तरीके के सवाल पूछते हैं और उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या होगा, ये आप डिटेल में समझ चुके हैं। तो अगली क्लास में हम जो है पार्लियामेंट का चैप्टर खत्म करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।